हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के 4th ब्लॉक का 13 यूनिट कवर कर रहे हैं। इससे पहले इस यूनिट की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इसमें हम 13 चैप्टर, इसका नाम है हिंदी कहानी का विकास सेकंड। तो इसका हम सेकंड टॉपिक करेंगे साठोत्तरी कहानी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नई कहानी इस टॉपिक पर डिस्कशन करा था। तो साठोत्तरी कहानी क्या होती है और इसको साठोत्तरी नाम क्यों दिया गया, तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से लिख रखा है, आप ये देख लीजिए। 1960 के दशक के बाद जो कहानी आंदोलन चले उन्हीं को साठोत्तरी कहानी कहा गया, जिसमें सचेतन कहानी, कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी आदि कहानियां आती हैं। तो 1900 आपको समझ आ गया, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया। 1970 के बाद बहुत सारे कहानी आंदोलन चले थे, कहानियों के आंदोलन चले थे, तो उन्हीं को ही साठोत्तर कहानी कहा जाता है। जितनी भी कहानियां लिखी गई उस समय में 1960 के दशक के बाद, उन सभी को साठोत्तर कहानी कहेंगे। तो उसमें भी यही बताया जा रहा है, 1960 के बाद कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी आदि अनेक कहानी आंदोलन चले और इन्हीं को साठोत्तरी कहानी कहा गया। यह आंदोलन कहानीकार के अपने अस्तित्व और कला के प्रति सचेत होने का प्रमाण है। इसमें कई स्वथे, एक और कुंठा, निराशा, पलायन आदि के भाव थे, तो साथ ही जीवन के प्रति आस्था और आस्था पर बल दिया गया। तो इसमें जो व्यक्ति है उसका पलायन, वो किस तरह से पलायन करना, मतलब हम जिस स्थान पर रहते हैं उसको छोड़कर हम दूसरे स्थान पर जाना है, या तो किसी काम करने के लिए जाते हैं, या फिर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, या फिर परमानेंटली रहने के लिए जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के रहने के लिए जाते हैं, तो ये हमारा पलायन हो जाता है। फिर निराशा, कुंठा, तो व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो ये सब इमोशंस है उसके, उस पर लिखी गई कहानियां, जीवन के प्रति आशा और आस्था पर भी बल दिया गया। तो इन सभी को कहानियों का आधार बनाया गया, विषय बनाया गया। अब इसमें आएगा सचेतन कहानी। तो सचेतन कहानी क्या होती है? सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महित सिंह है, मतलब सचेतन कहानी की शुरुआत डॉक्टर महित सिंह ने की थी। उनके अनुसार इस कहानी ने कहानी को व्यक्ति परकता की परिधि से बाहर निकालकर वैचारिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। मतलब डॉक्टर महित सिंह सचेतन कहानी के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति परकता थी कहानियों में पहले, उससे बाहर आई कहानी। जब सचेतन कहानी की शुरुआत हुई, वैचारिक मतलब कहानी में वैचारिक दृष्टिकोण आया, मतलब सोच पर बल दिया गया। सचेतन एक ऐसी दृष्टि है जिसमें जीवन के प्रति आस्था है, विश्वास है। जीवन से ही नहीं बल्कि जीवन की ओर भागना ही मनुष्य की नियति है, ये सब बताया जाता है इन कहानियों में। जो सचेतन कहानी है उसमें जीवन के प्रति आस्था बताई गई, आस्था के बारे में कहानियां लिखी गई है, विश्वास में, जीवन में हमें विश्वास रखना चाहिए, सबसे रिलेटेड है ये सब। और उसमें बताया जा रहा है कि जीवन से ही नहीं बल्कि जीवन की तरफ भागना भी मनुष्य की नियति ही होता है। फिर अब इसके बाद आएगी आ कहानी। तो आ कहानी के जो कहानी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, एंटी स्टोरीज की तरफ इन्होंने कहानी के प्रवक्ता बने। इसमें सब कुछ के अस्वीकार पर बल दिया गया, मतलब सब कुछ करने पर भी अस्वीकार पर बल दिया गया, इन्होंने इस कहानी में बताया। साठोत्तरी कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, राजकमल चौधरी आदि। आ कहानी का बहुत बड़ा भाग संबंधों पर केंद्रित है, संबंध में आ रहे अपरिचय। तो आ कहानी किस किस विषयों पर लिखी गई, उसमें ज्यादातर संबंधों संबंधित कहानियां थी। आ कहानी में संबंधों पर बल दिया गया, जैसे कि संबंधों में जो अपरिचय की भावना आ जाती है, विक्षोभ आदि को बताया गया। मतलब लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। मतलब दो दोस्त होते हैं या फिर बहन भाई होते हैं और वो फिर उनके बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं और वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं या फिर उनके बीच कुछ हो जाता है, तो उस वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इन विषयों पर इन्होंने, जो टूटते परिवार है उन विषय पर उन्होंने ज्यादातर कहानियां लिखी। इस दृष्टि से ज्ञान रंजन की पिता शेष होते हुए यात्रा संबंध आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो ज्ञान रंजन की कहानियां हैं ये, और काशीनाथ की कहानी है आखिरी रात, सुबह कड़र। रविंद्र कालिया की कहानी है त्रास। ये सभी संबंधों पर आधारित है, मतलब संबंधों में अजनबियत जो आ जाती है उसको दर्शाती है सारी कहानियां। तो यहाँ पर ये हमारी साठोत्तरी कहानी के बारे में बताया गया। अब ये जो है, ये सारे जो यहाँ पर साठोत्तरी कहानी के कहानीकार है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने किस किस तरह की कहानियां लिखी और कैसी कैसी कहानियां थी, कौन कौन सी कहानियां लिखी, इस सब के बारे में। ये सब हम डिटेल में नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन लोगों के पास बुक नहीं है। तो यहाँ पर साठोत्तरी कहानी में प्रतीकों की प्रचुरता से इस्तेमाल होता रहा, मतलब प्रतीकों से संबंधित कहानियां लिखी गई। साठोत्तरी कहानी में प्रतीकों का यूज किया गया, जैसे कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा रीति काल में, भक्ति काल में प्रतीकों का यूज करके
काव्य लिखे जाते थे, लेकिन इस समय में कहानियां लिखी जाने लगी प्रतीकों पर यूज करके। महीप सिंह, जगदीश चतुर्वेदी, हृदय, हिमांशु जोशी, मृदुला गर्ग, बदियुज्जमा आदि कहानीकारों ने प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इसमें कहानीकार के व्यक्ति द्वंद्व को व्यक्त किया गया। उन्होंने अपनी कहानियों में चमत्कार पूर्ण कथा शिल्प अपनाया, मतलब उन्होंने ढंग से कहानियां लिखी जो उनकी कहानियों में ऐसा लगे कि चमत्कार हो रहा है। और जो व्यक्ति के प्रति जो द्वंद्व होते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, द्वंद्व, विरोध एक दूसरे का, ये सभी आता है, तो उसको भी उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। इस प्रकार साठोत्तर काल के हिंदी कहानीकारों ने शिल्प के क्षेत्र में साहसिक प्रयोग किए। सचेतन कहानी, अब यहाँ से तो यहाँ तक हमने कहानी के बारे में पढ़ लिया था। अब सचेतन कहानी के जो कहानीकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सचेतन कहानी के कहानीकारों में महीप सिंह, महर मोहन, मनहर चौहान, धर्मेंद्र गुप्त आदि प्रमुख है। सचेतन कहानी के लेखक ये सारे, और इनकी कहानियां भी आगे दे रखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे और अभी दूसरा टॉपिक भी कवर कराना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करानी हूँ। सहज कहानी के प्रस्तावक अमृत रॉय ने कहानी में ऊब कुंठा घुटन की जगह कथा रस की वापसी का प्रस्ताव किया, पर सहज कहानी का कोई रचनात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता। मतलब जो इसके प्रस्तावक अमृत रॉय हैं, इन्होंने सबसे पहले सहज कहानी की शुरुआत की, और जो कहानी में ऊब थी, कुंठा था, घुटन की जो एक बताए, मतलब घुटन जैसे इमोशन को कहानी का विषय बनाया गया था, इन्होंने सबको छोड़ दिया और कथा के रस पर बल दिया। लेकिन फिर भी जो सहज कहानी है वो इतना ज्यादा उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। समांतर कहानी का नेतृत्व करते हुए कमलेश्वर ने कहानी में आम आदमी की पुनः वापसी पर बल दिया। मतलब जो आम आदमी थे उनकी, आम आदमियों से संबंधित कहानियां लिखनी शुरू करी कमलेश्वर ने, और सबसे पहले जो नेतृत्व समांतर कहानियों का कमलेश्वर ही थे, इन्होंने किया। और इसके प्रमुख लेखक मधुकर सिंह, इब्राहिम शरीफ, जितेंद्र भाटिया, ये सारे इसके प्रमुख कहानीकार हैं। अब इसके बाद आएगा सक्रिय कहानी को राकेश वत्स ने चलाया, जिसमें राकेश वत्स, रमेश बत्रा आदि शामिल थे। तो इसके जो प्रमुख लेखक थे जिन्होंने सक्रिय कहानी की शुरुआत की वो राकेश वत्स और रमेश बत्रा ने भी सचेतन कहानी से संबंधित कहानियां लिखी। अब इसके बाद बोध प्रश्न आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा, और हमारी नेक्स्ट शुरू होती है समकालीन कहानी। तो कहानी आंदोलनों के बाद की कहानी को सामान्यतः समकालीन कहानी के अंदर रखकर अध्ययन किया जाता है। जितने भी कहानी आंदोलन चले 1960 के दशक के बाद या फिर उससे पहले, जितने भी स्वतंत्रता के बाद कहानी आंदोलन चले, जब वो कहानी आंदोलन खत्म हो गए तो उसके बाद जो कहानियां लिखी गई उनको समकालीन कहानी कहा जाता है, और उसके बाद जो कहानियां पढ़ी जाती है उसका अध्ययन किया जाता है, उन्हीं को हम समकालीन कहानियां कहते हैं। समकालीन दौर की कहानियां किसी प्रकार की दिशा निर्देश से निर्देशित नहीं है तथा उसमें एक जन पक्षता के रुझान की निरंतर मौजूदगी है। मतलब जनता के पक्षधर में लिखी गई। इस समय कहानी जो समकालीन कहानी थी वो जनता के पक्षधर में थी, ना कि किसी दिशा निर्देश दिया जा रहा था, किसी को निर्देशित किया जा रहा था। इसमें एक शीर्षाधारा ग्रामीण जीवन पर लेखन लिखने वाले कथाकारों की भी, मतलब ग्रामीण जीवन से संबंधित भी कहानियां लिखी गई। इस समय सांप्रदायिकता का प्रतिरोध किया गया, सांप्रदायिकता से संबंधित कहानियां लिखी गई। भूमंडलीकरण उस समय शुरू हो गया था। एलपीजी की नीतियां, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियां शुरू हो गई थी, तो उस पर भी कहानियां लिखी गई और यथार्थ का चित्रण किया गया। सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण बात है रियलिटी पर बल दिया गया। रियलिटी से ही संबंधित कहानियां लिखी गई और वर्तमान में भी ऐसी ही कहानियां लिखी जाती हैं। तो ये सारी जो अभी हम वर्तमान में कहानियां पढ़ते हैं, जो लोग लिखते हैं कहानियां, वो भी समकालीन कहानियां होती हैं, उनको हम समकालीन कहानियों की श्रेणी में रखते हैं। समकालीन दौर में भारतीय समाज ने सांप्रदायिकता की विद्रूप स्थिति को कई रूपों में देखा। तो उस समय भारत में कई सारे समकालीन कहानियों का जो दौर था वो 1991 से शुरू होता है। तो उस समय भारत में सांप्रदायिकता को लेकर बहुत सारे विवाद हो रहे थे, सांप्रदायिकता फैल रही थी। जैसे कि पंजाब में आतंकवाद उभरा, फिर हिंदू और सिख का झगड़ा हुआ, फिर 90 के दशक में हिंदू मुस्लिम भी झगड़ा हुआ था, बाबरी मस्जिद को लेकर झगड़ा होता। तो ये सारे, तो इससे संबंधित कहानियां लिखी गई। यहाँ पर ये बताया जा रहा है 90 के दशक में भारत में एक बार फिर पुनः सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ। तो फिर दोबारा से 90 के दशक में दोबारा से सांप्रदायिकता से संबंधित जो था मसला फिर खड़ा हुआ और फिर दोबारा से उसमें कहानियां लिखी गई इसी से संबंधित। 90 के दशक में भारत में बड़ा आर्थिक परिवर्तन हुआ। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह पर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया। जो मैंने अभी बताया, एलबीजी की नीतियां अपनाई गई। मिश्रित इससे पहले जो होता था 1991 से पहले हमारे भारत में नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था।
लेकिन जब 1991 आया तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया भारत ने, एलपीजी की नीतियों को अपना लिया, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब अपना लिया गया। सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में अपनी भूमिका को सीमित कर धीरे धीरे सब कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया। मतलब सबसे इससे पहले सरकार के अंडर होता था सब कुछ, सारी कंपनियां सरकार के अंडर होती थी और सरकार ही काम देती थी, लोगों को रोजगार देती थी। लेकिन अब सब कुछ जो भी सरकार जो भी कंपनीज होती थी वो सारी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसीज के अंडर आ गई और एमएनसीज अब लोगों को काम देने लगी, रोजगार देने लगी। इस बदलती हुई जीवन स्थिति को हिंदी कहानी में बार बार व्यक्त किया जा रहा है। काशीनाथ सिंह की कहानी कौन ठगवा नगरिया लूटल हो इस बाजार तंत्र की बहुस्तरीय प्रभाव को दर्ज करती है। तो ये जो काशीनाथ सिंह है समय के कहानीकार है, महत्वपूर्ण कहानीकार है, उन्होंने अपनी कहानी लिखी जिसमें इन्होंने इस व्यवस्था के बारे में बताया। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से प्रेमचंद प्रेमचंद से संबंधित कहानी के बारे में। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में नगरीय बोध का वर्चस्व बढ़ता चला गया। मतलब प्रेमचंद जो थे वो गाँव से, ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियां लिखते थे, लेकिन जब प्रेमचंद का युग खत्म हो गया तो नगर से संबंधित कहानियां लिखी जाने लगी। औद्योगिकरण पर, आधुनिकीकरण पर, शहरीकरण पर और नए नए संबंधों पर कहानियां लिखी जाने लगी। जन्म के और तलाश की यातना को हिंदी कहानी अभिव्यक्त करने लगी। बहुत सारे मतलब औद्योगिकरण, शहरीकरण, ये सभी औद्योगिक जीवन पर और नगरीय जीवन पर कहानियां लिखी जाने लगी। लेकिन एक स्थिर किंतु मजबूत और स्पष्ट धारा ग्रामीण बोध के रचनाकारों की भी है, जिन्होंने आधुनिक दृष्टि से ग्रामीण समस्याओं को देखने, सुलझाने का सार्थक और सृजनात्मक प्रयत्न किया। तो मतलब औद्योगिकरण पे और नगरीय जीवन पे तो कहानियां लिखी जाने लगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियां लिखनी शुरू की और ग्रामीण जीवन की समस्याओं को उठाया, उनको सुलझाने का भी प्रयास किया और इन सभी कहानियों के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया और बहुत मजबूती से उन्होंने काम किया। इसमें जो प्रमुख थे इसमें वरीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, राम दरश मिश्र, विवेकी रॉय के नाम प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक कहानीकार फिर से गांव की ओर मुड़े और कई अच्छी कहानियां सामने आई। मतलब प्रेमचंद युग के बाद गाँव से, अभी मैंने ऊपर बताया गाँव से संबंधित कहानियां जो थी वो बहुत कम लिखी जाने लगी थी, बहुत कम लोग बचे थे। लेकिन जब 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक आया तो फिर दोबारा से गाँवों पर कहानियां लिखी जाने लगी, गाँवों से रिलेटेड कहानियां हो गई। गाँव जो ग्रामीण जीवन था उस पर आधार बनाकर लोग कहानियां लिखने लगे, जिनमें प्रमुख कहानीकार हैं शेखर जोशी, शिवमूर्ति, अरुण प्रकाश, संजीव मिथिलेश्वर। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर अच्छी कहानियां लिख रहे थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। सारे लेखकों के नाम है। इनमें नए ढंग के गांव का चित्रण हुआ जो प्रेमचंद और रेणु यहाँ तक कि शिव प्रसाद और राम दरश मिश्र के गांव से भी अलग है। तो ऊपर जो मैंने अभी लेखकों के नाम लिए वो उनके गाँव से अलग थे। ये गाँव जो जोशी ने, शिवमूर्ति ने, अरुण प्रकाश ने, इन लोगों ने, जो नए लेखक थे 20वीं सदी के अंतिम दशक में जो लेखक आए थे, उनकी जो गाँव थे वो ऊपर वाले जो मैंने अभी ऊपर बताए ये सारे लेखकों से अलग थे। उनके गाँव मतलब उनके गाँव का जीवन अलग था। अब यहाँ पर आ जाएंगे जो मैंने आपके लिए बता रखे हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे इसमें लेखक। मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट है रामदरश मिश्र, तो आप इनके बारे में कर लीजिएगा। इनकी कहानियां किस तरह की होती है, दर्द, अनुभूति, संवेदना, ये सब इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। शिव मूर्ति सेकंड है, सॉरी सिर्फ फर्स्ट है, जिसपे मैंने राइट लगा रखा है, आप वो कर लीजिएगा। और हाँ सेकंड भी है, सेकंड शिव मूर्ति, और जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये समझ जाएगा। वैसे मैंने मार्किंग कर रखी कितने लेखक है इसमें, थर्ड 3 तक तो यहाँ पर आ गया, अभी आगे और भी है। शिव मूर्ति के बारे में आप देख लीजिएगा। भारतनाट्यम कहानी में इन्होंने ग्रामीण यथार्थ को, तो इन्होंने भी ग्रामीण जीवन से संबंधित, अभी ऊपर पड़ा ग्रामीण जीवन से संबंधित शिव मूर्ति ने कहानी लिखी थी, याद जगह। अब इसके बाद 5 सही है, अब्दुल बिस्मिल्ला ये आएंगे। फिर आपके जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मिथिलेश्वर मन के कथाकार है, मतलब इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां लिखी, तो मिथिलेश्वर आप कर लीजिएगा और ये सब आप देख लीजिएगा। जोशी शेखर जोशी ने पहाड़ी पृष्ठभूमि पर अनेक कहानियां लिखी, तो पहाड़ी पृष्ठभूमि पर मतलब पहाड़ों में लोग किस तरह से रहते थे, पहाड़ी लोग किस तरह करते थे, तो उनकी एक कहानी मेरा पहाड़, ये कहानी जो है बहुत अच्छी कहानी है, जो पूरी पहाड़ी पृष्ठभूमि मतलब पहाड़ों की जीवन के बारे में बताती है, शेखर जोशी की। अब इसके बाद ये सब हम छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट होएगा ये वाली जो है अरुण प्रकाश। आम लोगों तथा हाशिया के लोगों के जीवन के विभिन्न स्थितियों को अपनी कहानी में व्यक्त किया।
जो लोग हाशिए पर थे, जो आम लोग थे, उनको उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। और उनकी जो प्रमुख कहानी है विषम राग, ये महत्वपूर्ण कहानी है इनकी, आप देख लीजिएगा। तो गाइज ये वीडियो लेंथी हो गई है, 15 मिनट्स हो गए आपका। तो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।